दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पूरा देश इस वक्त कोरोना की दूसरी त्रासदी यानी कि दूसरी लहर से जूझ रहा है और इसमें उत्तराखंड भी बच नहीं पाया है। उत्तराखंड में भी इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर की मार जबरदस्त है। ऐसे में बात करते हैं भारत और नेपाल के रिश्तों पर, यानी कि उत्तराखंड और नेपाल जिनकी सीमाएं आपस में लगी हुई हैं और सब जानते हैं इस बात को लेकर के कि बड़ी संख्या में नेपाली मजदूर भी रोटी रोजी की तलाश में भारत की सीमा में आते हैं, उत्तराखंड पहुंचते हैं और उत्तराखंड के भी लोग नेपाल जाते हैं। अब समस्या ये कि लॉकडाउन के बाद यानी कि जिस तरह से सीमाएं बंद हुई हैं, बड़ी संख्या में नेपाली मजदूर जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके पास अपना कोई पहचान पत्र, कोई आधार कार्ड नहीं, उन्हें अगर वैक्सीनेशन लगना हो, उनमें अगर संक्रमण फैल रहा हो तो किस तरह से हम उनको वैक्सीनेट करेंगे या फिर क्या क्या समस्याएं वहां पर होंगी। क्योंकि बेटी और रोटी का रिश्ता तो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में काफी वक्त पहले से रहा है, लेकिन अब कोरोना को लेकर के नई तरह की परिस्थितियां बनी हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बेटी रोटी का रिश्ता जला तवला सरकार। भारत और नेपाल के बीच में जिस तरह के संबंध रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग रोजी रोटी की तलाश में सीमा के इस पार आते हैं और सीमा से उस पार भी जाते हैं। ऐसे में शादी ब्याह होना, पारिवारिक रिश्ते बनना, बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ रुक जाना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोरोना त्रासदी के चलते जिस तरह से लॉकडाउन के बाद, सीमाएं बंद होने के बाद बड़ी संख्या में नेपाली लोग यहाँ मौजूद हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड में ज्यादातर जो मजदूरी के बड़े काम होते हैं उनको करने वाला जो एक बड़ा वर्ग होता है वो उन्हीं नेपाली मजदूरों का होता है। ऐसे में अगर यहाँ पर संक्रमण फैला तो कितनी बड़ी तादाद में फैलेगा, उस पर भी अगर वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है तो जो उत्तराखंड का नागरिक है उसके पास अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड, अपना पहचान पत्र होगा और तमाम तरीके होंगे अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के। लेकिन वो लोग जिनकी जनसंख्या भी बड़ी है, जो हमारे कामकाज में भी हमारा हाथ बटाते हैं, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो, चाहे वो किसी और के रूप में हो, उनको जब वैक्सीनेशन की बारी आती है तो पहचान पत्र कहा जा रहा है, आधार कार्ड कहा जा रहा है। ऐसे में किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जाए, किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि संक्रमण आम और खास देख करके नहीं फैलता, संक्रमण नेपाली या भारत देख करके नहीं फैलता, संक्रमण मजदूर वर्ग या फिर उत्तराखंड का नागरिक है ये देख करके नहीं फैलता। ऐसे में इस वक्त बड़ी संख्या में अपनी जनसंख्या जो है एक बड़ी तादाद में, उसको बचाना जरूरी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से बेटी रोटी का रिश्ता है, अब सरकार से जवाब तलब की एक आप कहेंगे पुरजोर जरूरत है कि कैसे काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के हालात भी कोरोना की दूसरी लहर में कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। लगभग 1 महीने बाद अब वो स्थिति बन पाई है जब रोज जो मौत का आंकड़ा आता था वो करीब 100 से कम हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद वहां के भी हालात वैसे ही रहे। ऑक्सीजन की कमी से जबरदस्त लोगों की मौतें हुई और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो वहाँ एक बड़ी जनसंख्या पहाड़ पे निवास करती है, वहाँ पहाड़ों पे किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। और बात अगर संक्रमण को आंकड़े की कहें तो देहरादून जहाँ पे सबसे ज्यादा इस वक्त संक्रमण है, नेपाल भी टॉप 5 सिटीज में आता है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन सब जगह पे बड़ी संख्या में संक्रमण है। लॉकडाउन करके ही हालात को काबू किया जा रहा है, तो अब इस नई समस्या से किस तरह से जूझा जाएगा इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शादाब शम्स जी जुड़ेंगे, हमारे साथ मेघा पांडे जी जुड़ेंगी, दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ की छात्रा हैं। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ PS थापा जी जुड़ेंगे, GSS के अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे बातचीत करेंगे, सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। नेपालियों का ध्यान रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस मिशन हौसला के माध्यम से इनका हौसला लगातार बनाए हुए है।
राशन से लेकर तमाम जरूरत की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ये साथ हमेशा बना रहे। के न्यूज़ इंडिया भी आपसे अपील करता है कि आप भी इस महामारी में हर जरूरतमंद का साथ दें। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में एक मिशन हौसला पूरे प्रदेश में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। कोई भी असहाय गरीब या कोई लेबर या और इसमें जैसे कोई नेपाली मूल के जो नेपाली लोग ज़्यादातर यहाँ मजदूरी लेबर के लिए आते हैं, तो जो अभी लेबर या मजदूरी या जहाँ काम करते हैं नहीं काम कर पा रहे, अगर उनको राशन या किसी का भी संकट खाने का संकट है तो उनको राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है हमारी तरफ से और कुक्ड फूड भी साथ साथ उपलब्ध। कोर्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर नेपाली मजदूर कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा अधिकतर सामान को लाया और ले जाया जाता है, परंतु सरकार ने अभी तक उनको वैक्सीन लगाए जाने के संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, जिस पर अब केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मेघा पांडे जो कि LLB 4th सेमेस्टर की दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिख करके जो उत्तराखंड में नेपाल के निवासी हैं और उत्तराखंड में विभिन्न पर्वतीय अंचल में काम कर रहे हैं, जो मेनली यहाँ पर बोझा ढोने का काम करते हैं, उनका वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। चूँकि वैक्सीनेशन के लिए अपना जो आधार कार्ड है उससे लिंक होना भी आवश्यक है। ये बात उन्होंने अपने उस पत्र में कही है, जिसका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। अब इस पूरे मामले पर राज्य सरकार के शासकीय प्रवक्ता सबोध उनियाल ने भी इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से जल्द अनुमति देने की बात कही है। उनका मानना है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो संक्रमण का खतरा इन लोगों की वजह से बढ़ सकता है। नेपाल से आए नेपाली समुदाय के लोगों से इस पूरे मामले पर बात की तो जाना हकीकत में इस समय नेपाली मजदूरों की क्या हालात है। जो भारत में विदेश के लोग आए हुए हैं, क्योंकि और इस समय यहाँ पर 7-7, 8-8 साल से जिनको नागरिकता नहीं मिल पाई, नागरिकता मिलने के कारण उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया, उनके लिए भी हमने भारत सरकार को लिखा है कि ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए भी हम लोगों को डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि वो इसी सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर सबको आपने वैक्सीनेट कर दिया और ऐसे लोग जो 7-8 साल से यहाँ पर उनको वैक्सीनेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं संक्रमण की फिर शुरुआत होने की संभावना बनी रहेगी। तो बड़ी सोच के साथ काम करना चाहिए। दुनिया के देशों की मदद करना हमारा धर्म भी है, फर्ज भी है, और दुनिया के देश भी जिस तरह हमारी मदद कर रहे हैं, भारत उनका आभारी भी है। मेरा नाम कालू सिंह है सर। दवाई नहीं लग पाई आपको, वैक्सीन नहीं लग पाई, क्या दिक्कत आ रही है? सर ऐसे आधार कार्ड नहीं है, इसलिए कुछ नहीं ले पाए हम। तो मेरी सरकार से ये दुआ है कि हम भी वैक्सीन लगा पाए, आधार कार्ड बना पाए। हम जब भारत में रहते तो हम यहीं गए होना चाहिए। हाँ जी। तो सरकार कोई मदद कर रही है वैक्सीनेशन लगाने के लिए या किसी तरीके? नहीं सर, अभी कोई मदद नहीं करा सर। और राशन पानी को लेकर के कैसे मदद हो पा रही है? सर ना क्या, शायद नौकरी भी छूट गई, लॉकडाउन हो रहा है, खाने पीने का भी कोई समस्या है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है सर। हाँ, ये तो दिक्कत है। देखो वैक्सीनेशन की तो सबको दिक्कत हो रही है, हमको क्या और लोगों को भी सबको दिक्कत ही है। अब ये है कि आधार कार्ड नहीं होगा तो देखो बाहर भी जाना मुश्किल हो रखा है, ना रोड पे जा सकते हैं ना कुछ। अगर रास्ते पे भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ आधार कार्ड चाहिए। अब नेपाल से तो हैं आ रखे हम लोग। अब ये की दिक्कत तो है बिना आधार कार्ड के। यही है कि जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ, हम चाहते हैं कि उनका आधार कार्ड भी बने। कोई कोरोना चल रहा है, क्या सरकार से मांग करते हैं? देखो मांग तो ये है कि देखो कोरोना में दिक्कत तो ये है, देखो सबकी नौकरियां छुट्टी पड़ी है, हमारी भी छुट्टी पड़ी है, कई महीनों से घर पे बैठे हुए हैं। नेपाली मजदूरों का यही कहना है कि जब हमारे आधार तक नहीं बन पाए तो हम कैसे वैक्सीनेशन करवा पाएं, जिसकी वजह से उनको भी कोरोना काल में भय सता रहा है कि रोजी रोटी के लिए अब वो जाए तो कहां जाएं। बेटी और रोटी का साथ निभाने वाला देश भारत और नेपाल के रिश्तों की गंभीरता को समझते हुए उच्च न्यायालय ने तमाम राज्य सरकारों को आदेश जारी किया है कि वो 15 दिन के भीतर ये सुनिश्चित कर दें कि श्रमिक नेपालियों को वैक्सीनेशन कब तक लग पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो कोविड-19 उसका वैक्सीनेशन इस वक्त जो हो रहा है, 2 ही इस वक्त हमारे सामने कोरोना से बचने के लिए उपाय हैं। पहला कि सावधानियां रखें, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, और दूसरा कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन यानी कि वो टीका जो कोविड से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है कुछ हद तक, जिसका लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टीके को एक बड़ा हथियार माना जा रहा है कोरोना की जंग में।
लेकिन एक बड़ी समस्या, जिनके पास आधार कार्ड नहीं, जिनके पास पहचान पत्र नहीं, आखिर उनका जो वैक्सीनेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा, कहाँ पर समस्याएं आएंगी, कैसे इस परेशानी को जूझा जाएगा और फिर सुलझाया जाएगा। तो आइए बिना देर किए एक बार फिर जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शादाब शम्स जी जुड़े हुए हैं। शादाब जी, स्वागत आपका हमारी चर्चा में। हमारे साथ मेधा पांडे जी जुड़ी हुई हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ की छात्रा हैं। बहुत स्वागत आपका मेघा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी तरफ से उमा सिसोदिया जी जुड़ी हुई हैं। उमा जी, स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ पीएस थापा जी जुड़े हुए हैं, जीएसएस अध्यक्ष हैं, स्वागत आपका। शुरुआत में शादाब जी आपके साथ करना चाहूंगी। समस्या बड़ी है, समस्या इस चीज को लेकर के भी है कि अब हम दूसरी लहर में उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, हो भी चुका है, और अगर सावधानियां नहीं रखी गई तो आगे और कई गुना मल्टीप्लाई हो करके ये होगा। ऐसे में वो नेपाली लोग जो कि उत्तराखंड में हैं, पहचान पत्र नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन उनका भी होना बहुत जरूरी है। क्या इस बात के लिए कहा जाए कि सरकार के सामने एक एक करके समस्याएं तब समझ में आती हैं जब या तो मीडिया की तरफ से या और समाज में जागरूक लोगों की तरफ से उनको दर्शाया जाता है, तब सरकार कोई पहल करती है। उससे पहले इस तरह की लापरवाही हो रही है, ये कदम पहले ही क्यों नहीं उठाए जाते हैं? बिल्कुल को मानने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी महामारी पूरी दुनिया में कोरोना के नाम से आई है, दुनिया में अपना हाथ फैलाया। और मुझे लगता है कि इस महामारी के चलते सरकारी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई इस महामारी के सामने। अभी जिस तरह से मेरे सामने मामला आया, और ये बात आई कि नेपाल के कुछ मजदूर आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि वैक्सीन बिल्कुल लगनी चाहिए। हमारे लोग नेपाल से हमारा बेटी, मुझे लगता है कि नेपाल के अलावा और भी अगर कोई लोग जी उसके लिए सरकार गंभीर है। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सरकार को इससे अवगत कराया है, और मुझे लगता है कि केंद्र से भी इसके बारे में अनुमति मांगी गई है। और किसी भी कीमत पे हमारे यहाँ से ये मान लीजिए कि हमारी शायद हमसे हुई है, हम उन लोगों के ऊपर उस तरह से ध्यान कई बार होता है को चौथा स्तंभ का गया, और सब लोग जागरूक रहेंगे। आपके माध्यम से बात निकलेगी। कुछ हमारे एनजीओ कुछ समाज वो जागरूक है, और उन्होंने इस बात को उच्च न्यायालय में अगर क्षमता के बाद पहुंच जाती तो मामले पे एक्शन दिलवाने का काम करता। लेकिन मैं उन्होंने इस विषय पे संज्ञान लिया और सही गाइडलाइन बिल्कुल पूरी तरह से मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। एक भी व्यक्ति उत्तराखंड में ऐसा नहीं बचेगा जिसे वैक्सीनेट नहीं किया जाए। हमने बाहर से दवाइयाँ मंगा ली है, और उसके लिए हमारा प्रोसेस में लगता है दवाई कोई कमी होने दी जाएगी। और उत्तराखंड में सारी दवाइयों को, कोरोना की तमाम दवाइयों दिया जाएगा, और उसमें हमारे पहाड़ मुल्क के भी जो नेपाल मुल्क के लोग हैं इस बात को कहती आई है कि हम युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारियां कितनी पिछड़ी हुई होती हैं ये हम सब ने देखा। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मेधा पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। मेधा जी, बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम तरीके की परेशानियां, तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से, सिर्फ यही कह के हम नीतियां बना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इस चीज को टाल मटोल करके, रफा दफा करके जनता के सामने एक अच्छी इमेज प्रेजेंट करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, जो धरातल के मुद्दे होते हैं, जिनसे समस्याएं पैदा होनी होती हैं, वो आम जनता उठाती है, तब जाके सरकार की नींद खुलती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। बड़ी संख्या में मजदूर हैं, वो मजदूर जिनका अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उनमें से कोई एक भी संक्रमित है तो वो कितने बड़े स्तर पे इस संक्रमण को फैला सकता है। और उत्तराखंड जैसी जगह में जहां हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी लचर हैं, अगर कोविड नहीं था तब जब हालात बहुत ही ठीक थे, उस वक्त भी हम देखते थे प्रसव के लिए अस्पताल नहीं है,
जो ज़्यादा गंभीर बीमारियां होती हैं उनके लिए आपको बड़े बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, जबकि उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी पहाड़ों पे रहती है। तो अब तो कोविड का वक्त चल रहा है, ऐसे वक्त में ऐसी ढिलाई कितनी बर्दाश्त की जा सकती है? लेकिन आपको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये एक पैंडेमिक का वक्त है, ये वक्त है हर किसी के लिए। और एक लोकतंत्र में हम भी सरकार का हिस्सा होते हैं, जो लोग होते हैं वो भी सरकार का हिस्सा होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकार को बताएं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो सरकार इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रही है, और हमें अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, तो देखते हैं कि आगे किस तरीके से बढ़ता है। लेकिन ये बात तो सच है कि हम पहाड़ों में और पिछड़े इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ध्यान नहीं दिया। मैंने ये प्रसव समस्याओं के बारे में भी लिखा था कुछ समय पहले। और इस कोरोना वायरस ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि जो स्वास्थ्य है वो एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज का सामूहिक हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हम सबको, अगर हम में से एक व्यक्ति भी स्वास्थ्य सेवाओं से छूटता है तो पूरे समाज को छूटने के बराबर ही ये हमको कोविड में और हमें कोशिश करनी चाहिए। सरकार को भी 3 हफ्ते का समय हाईकोर्ट ने दिया है, अगर सरकार इसे जल्दी कर देगी तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है कि अगर एक भी व्यक्ति छूटता है तो लगभग ये पूरा समाज छूटने जैसा है, क्योंकि ये संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से उमा जी जुड़ी हुई हैं। उमा जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी अपने अगले प्रश्न के साथ। मेधा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि समाज का नागरिक होने के नाते हमें भी अपनी बातें रखनी चाहिए, हमें भी जो अपने कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब एक एक पल कीमती है, एक एक कहेंगे आप दिन भारी है, तब जिस तरह से वैक्सीनेशन में ढील या वैक्सीनेशन में देरी या फिर हम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके बाद जो वक्त दिया गया है उसका इंतजार करें, क्या ऐसे में पैंडेमिक और बड़े स्तर पे नहीं फैलेगा? पूरे उत्तराखंड में नहीं, मैं कहूंगी पूरे देश में जो स्थिति है वाकई में वो बहुत चिंतनीय, बहुत शोचनीय स्थिति समय है। और पूरे देश में सभी सरकारें अपने अपने स्तर पर इस युद्ध में लगी हुई हैं। और मैं कहना चाहूंगी जितने सामाजिक संस्थान है या जितने सामाजिक लोग हैं वो भी अपने अपने स्तर पर इस युद्ध में कहीं ना कहीं अपनी पूरी भूमिका, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। देखिए, चाहे वो नेपाली मजदूर हैं, चाहे वो दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं काम कर रहे हैं, या वो लोग जो उत्तराखंड से कहीं किन्हीं दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए हैं, आज ये सामूहिक पूरे देश की हर राज्य सरकार की हो जाती है कि वो अपने राज्य में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन कराए और प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल। सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, आप दिल्ली की बात कीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है वो इस समय सभी सरकारों पर है, हर राज्य सरकार पर है कि वो अपने एरिया में जितने भी लोग वहाँ पे हैं, चाहे वो नेपाली मजदूर हैं, चाहे वो दूसरे प्रदेशों से आए हुए और दूसरे लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, से जो लोग वर्कर्स काम करने के लिए आए हुए हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, आपको उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनका वैक्सीनेशन कराना इस समय बहुत जरूरी है। और इस समय मिनिमम जो मैं कहूँगी जो मिनिमम पेपर वर्क होता है ना, उस पर काम होना चाहिए। कोरोना किसी भी देश को, किसी नेशनलिटी को, किसी भी राज्य को नहीं देख रहा, वो उतना ही यहाँ फैला है तो वो उतना ही चाइना में फैला है। तो मैं ये कहती हूँ कि पूरे देश में प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने टेरिटरी में, अपने राज्य में जो भी लोग उपस्थित है, जो भी है, उन सबका वैक्सीनेशन कराए और उन सबको ही सुविधाएं देने का प्रयास करें। और यहाँ पर नेपाली मजदूर या नेपाली उनके जितने लोग हैं बहुत ज्यादा संख्या में है, बड़ी संख्या में साधुवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने जनहित याचिका लगाई है और सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, तो इसके लिए सरकार भी साधुवाद के पात्र है कि वो
उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। संज्ञान काफी पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद भी संज्ञान लिया है और उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। ये एक सही कदम है, अच्छा कदम है। तो मैं इसमें समझती हूँ कि इसमें मतलब आप राज्य की सीमाओं से और देश की सीमाओं से बाहर जाकर काम करना चाहिए। अगर मैं दिल्ली प्रदेश की बात करूं तो दिल्ली में भी पूरे देश के लोग रहते हैं और वहां पर भी सभी लोगों का वैक्सीनेशन है, तो उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी सभी लोगों का वैक्सीनेशन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो कदम है ये बहुत ही जल्दी उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि अब एक एक दिन भारी है। जिस तरह से उत्तराखंड समेत कई अन्य प्रदेश हैं, उन्होंने अपने संक्रमण का चरम देखा, न जाने कितने नए संक्रमित मरीज रोज देखे और कितने लोगों की मौतें भी देखी। इसलिए अब ये कदम जल्द से जल्द उठाया जाना जरूरी है। हमारे साथ PS थापा जी भी जुड़े हुए हैं, GSS के अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरह से नेपाली लोगों का जो पलायन होता है वो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं जाता, उत्तर प्रदेश की भी सीमाएं लगी हुई हैं, बिहार में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उधर भूटान राज्य से भी सीमाएं मिली हुई हैं। ये मुद्दा किसी एक जगह का नहीं है, ये मुद्दा काफी सारी जगहों का है। और खास तौर से वो मजदूर, वो नेपाली लोग जो इस वक्त संक्रमित हैं या किसी वजह से वो वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, उनका टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, किस खौफ की भी स्थिति उनके अंदर होगी। शारीरिक के बाद एक मानसिक प्रताड़ना से भी जूझ रहे होंगे। कितना जल्द से जल्द आप चाहते हैं कि इस पर निर्णय लिया जाए? में आज इस तरह का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से को बोलने का मौका दिया। मैंने सभी को साधुवाद, जितने भी यहाँ हमारे प्रदेश के राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, हमारे जो एडिटर साहब आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड है उसमें तकरीबन जो गोरखा मूल के लोग हैं वो 14,50,000 के तकरीबन निवास करते हैं। अलावा जो उत्तराखंड में नेपाली मजदूर के तौर पर नेपाल से आए हुए लोग हैं। पहले जो लोग यहाँ समस्याओं का कारण ये हो सकता है कि जो सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं, सबसे बड़ी समस्या उसमें नेपाली मजदूरों के लिए ये है कि उन लोगों को आधार कार्ड के जो दस्तावेज मांगे जाते हैं वो उनके पास नहीं है। ये नीति निर्धारण नहीं की गई सरकार के द्वारा कि भाई ऐसे लोगों को किस तरह से वैक्सीनेट किया जाएगा। दूसरी बात है कि मैं सरकार अपने इस कोरोना महामारी के लिए कदम तो उठा रही है, पर सही लोगों, गांव-गांव जो पहाड़ी इलाका, उत्तराखंड ऑलमोस्ट ज्यादा पहाड़ी इलाके में भी अभी इफेक्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा, सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि मैं अपने गोरखा समुदाय का एक अध्यक्ष होने के नाते कि इसको थोड़ा नजरअंदाज ना किया जाए और जो बाध्यता आधार कार्ड की या किसी दस्तावेज को दिखाने के बाद वैक्सीनेट होगा, उस चीज को थोड़ा सा इस महामारी के दौरान न किया जाए। तो शायद मैं चाहूंगा कि सभी लोग वैक्सीनेट हो जाए, सिर्फ गोरखा नेपाली मूल के लोग ही नहीं, जो भी मजदूर यहाँ उत्तराखंड में आए हुए हैं या किसी भी कार्य से वो आए हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाए। हालांकि गोरखा मूल के जो नेपाल मूल के जो मजदूर यहाँ आ रहे हैं वो उत्तराखंड के ही कार्य के लिए आ रहे हैं, तो सरकार को इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। मैं आप नेता ने जो अभी बताया कि दिल्ली में ऐसा नहीं है, सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो मैं यहाँ हमारी जो उत्तराखंड की सरकार कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा, पर अगर हमारे बड़े, जो कि ये एक 1938 की संस्था है, बहुत 84 साल इसको होने जा रहे हैं, इसको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि हमारे पास जो उत्तराखंड में गोरखा मूल के लोग रह रहे हैं, देहरादून में 4.5 लाख के करीब गोरखा मूल के लोग रह रहे हैं, अगर उनको भी, हमारे NGOs को भी उसमें सहभागिता मिले तो मैं रहूंगा कि सरकार को थोड़ी मदद मिलेगी। और जो सबसे ज्यादा है कि उनके बोलचाल है या बेचारे अनभिज्ञ हैं इस बारे में, हम लोग उनको इसके अपने माध्यम से उनको थोड़ा सा एजुकेट कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। बिल्कुल आपने सही कहा। बड़ी संख्या में इसमें तुरंत वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो शुरू करने की अब जरूरत है तत्काल प्रभाव से। एक बार फिर शादाब जी मैं आपके पास आऊंगी। थापा जी का कहना है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जल्द से जल्द जरूरत है। आप भी कह रहे थे कि सरकार जो है वो बहुत गंभीर है इस बात को लेकर के, लेकिन इतनी गंभीर है कि इसको उठाने के लिए हमें कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है और कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद सरकार इस चीज पर सोच विचार शुरू करती है। क्या आपको नहीं लगता थोड़ी देर हो गई, ये चीज कुछ
पहले कर लेनी चाहिए थी? ये कदम सरकार को काफी पहले, कोर्ट के आदेश से ही पहले कर लेना चाहिए था। ऐश्वर्या, मैं बड़ी ईमानदारी से आपके सामने एक बात कहूंगा कि आपको दो बातों को बड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा। एक, अगर कोई ये कह रहा है कि वो बिना एक केंद्र सरकार ने एक सिस्टम बनाया जिसमें कहा गया कि अबव 45 लोगों को पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, वो अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और उसके हिसाब से वो वैक्सीनेट किया जाएगा। अगर कोई आधार कार्ड नहीं दिखाएगा तो वो वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहता है कि कहीं दूसरी जगह वो वैक्सीनेट किया गया है तो वो झूठ बोल रहा है, कहीं नहीं किया गया होगा। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। ऐसे ही 18 से 45 तक के लिए हमने एक गाइडलाइन जारी की केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें कहा गया कि 18 से 45 साल तक का जो व्यक्ति होगा, जब वो अपना आधार कार्ड दिखाएगा तो उसके लिए उसको वो पिक कर लेगा और उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। समस्या यही है कि वो ले ही नहीं रहा है। आप वैक्सीनेट कैसे कर सकते हैं जब इंटरनेट से उसे लिया ही नहीं जाएगा और बिना उसके वैक्सीनेट हो नहीं पाएगा। इसीलिए मेरी सरकार ने बड़ी गंभीरता से ऊपर केंद्र तक ये बात को पहुंचाई है। और ये हम ये जानते हैं कि कोरोना इंसानों के ऊपर आया है, जानवरों के ऊपर नहीं आया है, और इसलिए हर इंसान को बचाने की जिम्मेदारी मेरे सरकारों की है। हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश में रह रहा हो, हम पूरी ईमानदारी के साथ उसे वैक्सीनेट कराएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे यहाँ। ठीक है शादाब जी, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 45 प्लस के लोग, फिर 18 प्लस के लोग, सरकार को यह बात भी तो बहुत अच्छे से पता थी कि एक बड़ी संख्या में नेपाली लोग भी रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। वो जनसंख्या कहां जाएगी? पता थी ये बात, कोई तत्काल सामने तो नहीं आ गई। करूंगा ऐसे ना मैं सुन पा रहा हूँ ना कुछ बता पा रहा हूँ शायद। शदाब जी, शदाब जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सवाल यही है, जिस तरह से थापा जी ने कहा कितने लाख का आंकड़ा दिया, उतने लाख जो लोग हैं, कोई इक्का दुक्का नहीं है, वो नेपाली भारत में रहते हैं। क्या सरकार को ये बात पहले से नहीं पता थी कि उनके पास अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, उसके बिना एक बड़ी आबादी हमारे यहाँ रह रही है? चलिए आपसे भी ये सवाल पूछूंगी, लेकिन फिलहाल दर्शकों रोकना चाहूंगी आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि आखिर इतनी बड़ी आबादी अगर वैक्सीनेशन से छूटेगी या वैक्सीनेशन के बिना रह जाएगी तो किस बड़ी तादाद पे संक्रमण फैल सकता है, कहां ये लापरवाही हो रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे विमल।
बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम कि किस तरह नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है, लेकिन अब जो एक बड़ी जनसंख्या लॉकडाउन के बाद भारत में ही है, जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है, उसका टीकाकरण किस तरह से होगा, इस पर जवाब दे सरकार। और हमारे साथ इस चर्चा में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मेधा पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि जनता के ऊपर आती है कि जहां जहां समस्याएं दिख रही हो वो जा करके उनको बताया जाए, उन समस्याओं को उजागर किया जाए, ताकि सरकार की तरफ से इस पर तेजी के साथ कोई ना कोई रिस्पांस दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या इस बात की है, एक बड़ी आबादी भारत में रह रही थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। उस आबादी के पास अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन ये काम आखिर क्यों इतना डिलेड होता चला गया, जबकि हम जानते हैं कि हम दूसरे दौर का जो संक्रमण है उसके चरम से जूझ रहे हैं। वो लोग जो हमारे बीच ही रह के हमारा ही काम कर रहे हैं, वो अगर वैक्सीनेट नहीं होंगे तो उनसे संक्रमण कितने बड़े स्तर पे फैलेगा। फिर भी इस चीज में लापरवाही। यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी, दूध की डिलीवरी, राशन की डिलीवरी, इस सब के लिए हम लोग निर्भर हैं पूरी तरीके से। पहाड़ी इलाकों के लोग निर्भर हैं नेपाली मजदूरों पर। यहाँ पर मुझे लगता है कि हमको अंतर करना चाहिए, जो थापा जी कह रहे थे, जो गोरखा है और जो नेपाली मजदूर हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में गोरखाओं के ये आइडेंटिटी कार्ड का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो नेपाली मजदूर हैं, एक तो वो सामाजिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से हाशिए में है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको जानकारी का भी अभाव होता है, बड़ी बुरी कंडीशंस में वो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में उन तक ये बात कौन पहुंचाएगा कि जैसे अभी कुछ समय पहले मेरी अपने दूध वाले से, जो कि एक नेपाली मजदूर है, उससे बात हुई। जब मुझे आइडिया आया कि ये चीज होनी चाहिए, तो मैंने उसको बोला कि भैया क्या आपने वैक्सीन लगा लिया? तो उसने बोला कि नहीं, हमें कौन लगाएगा वैक्सीन। और अभी 2-3 दिन पहले हमें खबर मिली कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और शायद उसको कोविड ही है। और पता नहीं कितने भारतीय लोग दूध लेने की वजह से उसके संपर्क में आए होंगे। वो कम से कम 200 घरों में दूध बांटता है। और जो सरकार की तरफ से जो ये देर हुई है, ये इसलिए हुई है क्योंकि जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है उसमें हमारे जो पहाड़ हैं, उनके जो बिल्कुल हमारे जो इश्यूज हैं उनको केटर करने के लिए वो नहीं बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर पेंच फंसता है नागरिकता का, क्योंकि ये नेपाली मजदूर यहाँ के नागरिक नहीं है। लेकिन जो हमारा जो संविधान है, उसका जो आर्टिकल 21 है, वो जीने का अधिकार देता है सबको, सिर्फ नागरिकों को नहीं। तो यहाँ पर हम उनको ये कह के टीका लगाने से वंचित नहीं रख सकते कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि जीने के अधिकार का मतलब होता है एक सम्मानजनक जीवन जीना, और स्वास्थ्य व्यवस्था उसका एक अभिन्न अंग है। और सिर्फ हमारा तो इन नेपाली मजदूरों को हमारे संविधान ने ये हक दिया है कि वो उनको टीका लगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हम कहाँ से कोई प्रोविजन करेंगे। ये हमारे पास प्रोविजंस ऑलरेडी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उन लोगों को शामिल कर सकते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटीज हैं और बहुत सी चीजें ये कहती हैं कि ऐसे लोग जो कि एक सही तरीके से आपके देश में आए हैं, मतलब यहाँ पर हम रोहिंग्या या जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स होते हैं, ये इशू ऐसा है ही नहीं। ये नेपाली मजदूर बिल्कुल लीगल तरीके से भारत में आए हैं
और ये हमारे ही काम में हमारी मदद कर रहे हैं। अगर हम कल को उनको आने से रोक देते हैं तो पहाड़ों की इकोनॉमी पूरी चरमरा जाएगी। आप कैसी चीजें डिलीवर करेंगे? घर का सामान होता है, ऑर्चर्ड के काम होते हैं, कृषि के काम है। एक वो बड़ी जनसंख्या जो कि कदम कदम पर हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद करती है, हमारे साथ किसी ना किसी तरह टच में आती है, वो जनसंख्या अगर संक्रमित होगी तो हम कितनी बड़ी तादाद में संक्रमित होंगे। इसी बात पे मैं शादाब शम्स जी आपके पास आऊंगी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे मैं अपना प्रश्न ऐड कर दूं। बिल्कुल सही कहा है कि मेधा जी की तरफ से कि वो दूध वाला जो कि दूध देता है कितने लोगों के संपर्क में आएगा, वो मजदूर जो हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले आता है, वो मजदूर जो कि कंस्ट्रक्शन के कामों में हमारी मदद करता है, कितने बड़े पैमाने पे वो हमारे समाज में अलग अलग जगह सक्रिय हैं, हमारी मदद करते हैं, हमसे टच में रहते हैं। अगर उन लोगों पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, भले ही वो नागरिक हो या ना हो, आइडेंटिटी हो या ना हो, ये बात का विषय है, लेकिन अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनके साथ साथ हमारी जनसंख्या सब संक्रमित होंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं मेघा का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे जिम्मेदारी के साथ इस समस्या को उठाया। हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं और नेपाल से तो हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, तो उन लोगों को तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता कि हम वैक्सीनेट ना कराएं। बिल्कुल आपने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम कोई भी नेपाली मूल का व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं रहेगा जिसे हम वैक्सीनेट ना करें, हमारी सरकार वैक्सीनेट ना करे। यहाँ और भी कई मूल के लोग हैं, वो तिब्बत मूल के लोग हैं और अन्य मूल के लोग हैं, क्योंकि कोरोना इंसानियत के ऊपर खतरा है और हम इस समय में किसी को भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसे हम वैक्सीनेट ना कराएं। हम सबको वैक्सीनेट कराने की कोशिश करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ कही गई, मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए आपको सरकार के हालातों के ऊपर थोड़ा सा रहम खाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि सरकार भी सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस हैं और हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र हमारे नेपाल में भी रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, उनके देशों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं और मैं इतना कह सकता हूं कि जो हमारे लीगल लोग भी दूसरी जगह गए हैं उन्हें वैक्सीनेट सेकंड लाइन पे किया गया, पहले वहां के लोकल लोगों को वैक्सीनेट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान है, लेकिन आपने पुनः उसे आकर्षित कराया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं पूरी तरह से अपनी सरकार की ओर से आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा, चाहे वो नेपाली मूल का हो। नेपाली वाला तो हमने कहा कि वो तो हमारे बिल्कुल रोटी बेटी का रिश्ता है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। उसके अलावा भी चाहे गोरखा मूल के लोग हो या हमारे तिब्बती मूल के, गोरखा तो हमारे ही हुआ। ठीक है, ठीक है शादाब जी, आश्वस्त तो कर रहे हैं आप, जनता इस बात को मान भी लेगी, लेकिन जनता ये बात नहीं भूलेगी कि पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन के बीच में पूरा 1 साल का वक्त सरकार को मिला, जिसमें सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों की बात कहती रही, बड़े बड़े बजट देने की बात कहती रही, लेकिन दूसरी लहर के चरम में वो सारी चीजें धराशायी हो गई। हमें दिख गया कि जो मूलभूत तैयारियां थी वो भी नहीं हुई और उत्तराखंड कोई उसमें अपवाद नहीं है, वो भी बाकी प्रदेशों की तरह उसी तरह धराशायी हुआ नए संक्रमितों के मामले में। आपके पास मैं आना चाहती हूं उमा जी, सरकार की तरफ से कहा जाता है नीतियां बनाई जा रही हैं, तैयारी की जा रही है, सरकार की लिमिटेशंस है, इस वक्त पैंडेमिक का वक्त है, सब लोग मिलजुल करके काम करें। सब ये बात जानते हैं कि इस वक्त पैंडेमिक का वक्त है, पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता को आखिर ये सवाल पूछने का हक तो मिलेगा कि 1 साल के अंदर आपने क्या तैयारियां की, उसका ब्यौरा दीजिए। अगर मैं इस समय बात करूं, मैं वैसे यहाँ पे करना नहीं चाहती इस बात को कि आज का ये विषय नहीं है कि क्यों उत्तराखंड जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनमें जो रिकवरी रेट है वो सबसे आखिरी है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ कह सकती हूँ, शादाब भाई को बता सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनको एक सुझाव जो शादाब भाई मैं आपको देना चाहूंगी और मैं आशा करती हूँ कि मेरे सुझाव को आगे आप सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा सुझाव ये है कि उत्तराखंड में बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरे देशों से भी आए हुए हैं, काफी लोग हैं जो एनजीओज में काम करते हैं और यूरोपियन देशों से भी काफी लोग देहरादून में, ऋषिकेश में और दूसरे हमारे तमाम जगहों में आते हैं, रहते हैं, वो वापस नहीं जा पाए हैं और कुछ लोग अपने एनजीओ में और जो सोशल वर्क में उन्होंने अपनी डिग्रीज लेनी होती है उसके लिए भी वो इंडिया में आए हुए हैं। तो सरकार को उन पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, खाली सिर्फ हिंदुस्तानियों पे या नेपालियों पर नहीं। और उन लोगों के पास कोई आधार कार्ड या कोई दूसरे इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं होता तो कहीं ना कहीं
कहीं हम लोगों को इस समय ये एक पूरे देश की समस्या बन चुकी है। मैं खाली उत्तराखंड की बात नहीं करूंगी, अगर बात हम दिल्ली की करें तो वहां पे तो सबसे ज्यादा विदेशी मूल के और दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग रहते हैं। तो इस समय पूरी सरकार को, राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार को युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। और जिसमें एक भी व्यक्ति अगर छूट गया तो आप समझ लीजिए कि हमारा पूरा वैक्सीनेशन का जो ये कार्यक्रम है पूरा का पूरा ही फेल हो जाएगा। और इसमें सिर्फ नेपाली या तिब्बती नहीं, इसमें वो विदेशी लोग, वो यूरोपियन लोग भी शामिल होने चाहिए जो किसी न किसी काम से इस समय इंडिया में या उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश में आए हुए हैं, यहाँ पर रहते हैं। और खास तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जो आश्रम है वहां पर बहुत सारे साधु संत इस तरह के रहते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, और वो लोग इस बात की बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेते हैं कि उनको आधार कार्ड बनना चाहिए। वो बिल्कुल बैरागी और एकदम मतलब समाज से हटे हुए लोग होते हैं, तो वो समाज से थोड़ा कट के भी वो लोग रहते हैं। तो सरकार को भी उनको प्रेरित करना चाहिए और वहां पर कैंप लगाने चाहिए उन लोगों के वैक्सीनेशन के भी, क्योंकि हरिद्वार में भी काफी ऐसे अखाड़े हैं और काफी ऐसे साधु संत हैं जो निर्मोही मतलब उसमें भूमिका में रहते हैं। वो समाज से भी अलग हटके रहते हैं, थोड़ा दूरी पर भी रहते हैं और उनके पास किसी तरह का कोई कागज नहीं होता। तो सरकार को इस वर्ग पर भी ध्यान देना चाहिए। और खास तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे भिखारी हैं और दूसरा जो बिल्कुल शोषित जो हमारे समाज का जो कहते हैं ना सबसे सभ्य समाज में जो सबसे आखिरी पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं है, शायद भाई आप भी अच्छे से जानते हैं। तो उन लोगों को भी वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लोग कल को कोरोना के वाहक बनेंगे। और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, पढ़े लिखे लोग जो लाइन में लगा के 4-4, 6-6 घंटे लाइन में लग के वैक्सीनेशन ले रहे हैं, वो उनको भी दोबारा संक्रमित करने की मतलब हो सकती है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो सरकार को चाहिए कि इस समय एक बड़ा प्रोग्राम बने। देखिए, मैं इसमें केंद्र सरकार को बोलूं या राज्य सरकार को बोलूं, मैं इसमें सिंपल ये कहूंगी कि सरकार को अपने पेटेंट कानून में चेंज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को वैक्सीन बनाने की जो बनाने का जो ठेका है या जो भी कुछ जो सही शब्द इसमें आप यूज कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो हमारे वैक्सीन बनाए, ताकि हम अब से 130 करोड़ की जो ऑफिशियल आबादी है उसको भी वैक्सीनेट कर पाए और इसके अलावा जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर सके, क्योंकि इस वक्त कोविड से जूझने के लिए ये टीका ही है जो हमारे पास सबसे बड़ा और कारगर हथियार है। आपकी इसी बात को लेकर के मैं जो हमारे साथ देहरादून से पीएस थापा से जुड़े हुए उनके पास जाऊंगी। उमा जी, आपको यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। थापा जी, एक बार फिर से आपके पास अपना प्रश्न लेकर के, जैसा कि हमको मेधा जी ने बताया था, जो ये बड़ी आबादी नेपाली माइग्रेंट्स की है, ये आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर वर्ग है, वो मजदूर वर्ग जिसमें शायद अवेयरनेस भी नहीं है कोविड को लेकर के। तो वो ये क्या समझेगी कि हमें आधार कार्ड बनवाना है, हमें आइडेंटिटी कार्ड चाहिए और बीमारी से बचने के लिए कोई टीका भी आता है, वो टीका भी लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, उस आबादी में अगर संक्रमण फैला, लोग शारीरिक रूप से बीमार हुए, तो उन सब में एक दहशत का माहौल जरूर होगा कि हमारी तरफ भी कोई देखे, हमें भी कोई समझे, हमसे भी कोई बातचीत करे। अगर हम यहाँ के वैध नागरिक नहीं हैं तो क्या हमारी तरफ भी तो सरकार का ध्यान जाना चाहिए? पदम सिंह जी म्यूट है। थापा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। मैम, तो ये सबसे पहले तो हमारे शाहबाज शमसी जी ने जो बताया है कि सरकार का ये प्रयास रहेगा कि किसी को भी वैक्सीन से महरूम नहीं किया जाएगा। पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरकार की भी है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट यहाँ उत्तराखंड में है वो कर रही है। और इसके हिसाब से 1950 की जो हमारी इंडो नेपाल की संधि है, उसके पैरा नंबर 6-7 में क्लियर है कि वो लोग यहाँ आके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, रह सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी सरकार की है कि उनको इस तरह महामारी जब फैलती है तो उनको वैक्सीनेट किया जाए। अब मैं आता हूँ अपनी एनजीओ के बारे में कि 1938 की ये संस्था है, इसकी उत्तराखंड में 42 शाखाएं हैं। हाँ, और तकरीबन भी उत्तराखंड के देहरादून में तो 4.5 लाख के करीब लोग हैं। वो तो हम मानते हैं कि जो संपर्क में
गढ़ी में इसका एक हमारा केंद्र का ऑफिस है, तो वो एडवोकेट है जो आ रहे हैं। साथ साथ में ये पूरे उत्तराखंड में जो हमारी ब्रांचेस है उसमें भी हमने ये मैसेज दिया हुआ है कि कोई इस तरह से अगर बिल्कुल ही सरकारी तौर पे कि भाई उनको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ना मालूम हो, तो वहां के जो ग्राम पंचायत लेवल के पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, प्रधान हैं, उनके माध्यम से भी उनको बताया जाए कि भाई ये लोग किस तरह गरीब तबके के लोग हैं और इनको ये समस्या आ रही है, और इनका एक बंदा भी अगर वैक्सीन से अछूता रह गया तो ये संक्रमित सभी को करेगा। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में मैं सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो वर्तमान सरकार है उसी की नहीं है। इस प्रक्रिया में हमारे सारे राजनीतिक पार्टियां एक होकर जो वर्तमान सरकार है उनको सहयोग करे। और ये सिर्फ नहीं है कि जिस प्रदेश में जिसकी सरकार है वो सिर्फ उसी का ही एक दूसरे के ऊपर टीका बोले कि वहां सही नहीं हुआ या नहीं हुआ। और मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि नेपाली मूल के लोगों को ही ये संक्रमित से बचाया जाए। इस प्रकार के सभी समुदाय के लोग यहाँ हैं जो कि निम्न स्तर पर निवास कर रहे हैं, सरकार उनको संज्ञान ले। अभी पहला वेव, सेकंड वेव का चल ही रहा है, थर्ड वेव आने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार थर्ड वेव के लिए तो कम से कम अपनी गाइडलाइंस वगैरह अभी जारी कर दे और उसके लिए अपना अग्रसर होकर ये काम करे। तो शायद हो सकता है कि इसमें हम उत्तराखंड हमेशा हर काम में आगे है, तो अभी आगे आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल आपने सही कहा। मेधा जी, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ये जो नेपाली माइग्रेंट्स हैं ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं, ये उत्तर प्रदेश में भी आए हैं, बिहार से भी सीमा लगती है, उधर भूटान से भी लगती है। लगभग सभी राज्य सरकारों को इसे लेकर के अब बहुत एक्टिवनेस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी आबादी है जो कि अगर छूट गई तो संक्रमण किस चरम पे पहुंचेगा हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला, भारत की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, जिसमें अगर संक्रमण फैला तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। और अभी शादाब जी ने जो बोला कि विदेशियों को हर जगह सेकंड लाइन में टीका लग रहा है, ये बात सही है। प्राथमिकता आपको अपने नागरिकों को ही देनी चाहिए, लेकिन नेपाली मजदूरों के संदर्भ में ये बात समझना जरूरी है कि वो भले ही विदेशी हों, लेकिन वो बहुत सारे भारतीयों के संपर्क में रोजाना आ रहे हैं, तो उनके टीकाकरण सिर्फ उनके लिए जरूरी नहीं है, भारतीयों के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यही मेरा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे बचाव के लिए भी और उनके बिल्कुल, ये आपने सही बात कही। शादाब जी, इत्तेफाक मैं भी रखूंगी, सरकार की तरफ से बहुत सारे निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जिन पर बाद में ये सोचा जाता है कि शायद ये निर्णय ना लिए गए होते या उस समय वो सही कदम उठा लिए गए होते तो समस्या इतनी नहीं फैलती। हाल फिलहाल का उदाहरण हम कुंभ का ले सकते हैं। जिस तरह से कुंभ का आयोजन किया गया, उस कुंभ से कितने लोग संक्रमित हुए, पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगहों से लोग कुंभ पहुंचते हैं, लाखों की तादाद में पहुंचते हैं। अगर उस कुंभ को भी हमने कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट किया होता, कुछ हद तक वहां पर क्या कहेंगे, पहले से ही रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए होते तो शायद वहां भी समस्या कम होती। लेकिन एक और इस बात का एग्जाम्पल है कि कितनी ज्यादा ढील दी गई उस वक्त। आप प्लीज बाकी लोग अनम्यूट कर दीजिए, बड़ी बेकार आवाज आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कुछ। आप अपना प्रश्न दोबारा दोहरा दीजिए प्लीज। शादाब जी, शादाब जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? मेरे साथ जी, शादाब जी, जैसा कि मेरे साथ मेधा जी जुड़ी हैं, उन्होंने कहा कि सेकेंड लाइन में भले ही हम उनको वैक्सीनेट करें, लेकिन बड़ी तादाद में ये जो नेपाली हैं ये रोजमर्रा के हमारे संपर्क में आते हैं, इसलिए इन पर ध्यान सबसे पहले देने की चीज है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये, सरकार की तरफ से बड़ी लापरवाही बड़े निर्णय लेने में क्यों की जाती है? कुंभ का उदाहरण हम सब ने देखा, किस तरह बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ, लगातार सवाल उठते रहे। अगर उसे कुछ हद तक या तो टाला जाता या फिर वहां पे बहुत सारे नियम कानून लगाए गए होते तो भी शायद जो संक्रमण है उसका स्तर कम होता। ये जो पूर्ण लॉकडाउन की सजा एक तरह से आम जनता भुगत रही है, हमारे व्यापार बंद है, बाजार बंद है, रोटी रोजी ठप है, वो शायद कुछ हद तक बच जाती। लेकिन कहीं पे निर्णय लेने में ढील की गई, जिस वजह का जो उसका जो सफर है वो जनता कर रही है।
बात करते हुए मैंने बिल्कुल जो उन्होंने इस बात को कहा है, मैंने दोबारा इसे दोहरा रहा हूँ। मैंने ये बात की, पहले हमारे लोगों का अधिकार है, लेकिन क्योंकि नेपाल मूल को हमने कहा कि वो अलग हैं विदेशियों से, हम उन्हें उनके साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, तो उन लोगों को हम प्रथम चरण में ही, मेरी सरकार पूरी तरह से, मेरी अभी भी बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और वो पूरी तरह से इस बात पे सहमत है कि हम अब तुरंत इनका वैक्सीनेशन स्टार्ट कराने जा रहे हैं। सरकार को अपने लोगों को पूरी तरह से बचाने के लिए, पहाड़ को बचाने के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए जितना आगे हो सकेगा, 65 वर्ष से ऊपर जो उनके यहाँ भी होंगे, जो 18 से 45 में उनके यहाँ भी आएंगे, उसी लाइन के ऊपर उन लोगों के लिए भी अब व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार से भी लगभग इसकी अनुमति हमें मिल गई है और अब बहुत जल्द, हो सकता है शायद कल या परसों से ही, हम लोग वैक्सीनेशन का काम एक बहुत बड़े लाइन के ऊपर कई सारे एनजीओ के साथ भी मिलकर इसे काम को और तेजी से बढ़ाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। सरकारों को बहुत चिंता है कि हमारे यहाँ जो दिक्कतें हैं या हमारे लोगों को हम कैसे उनकी जिंदगी को बचाएं। दूसरी बात आपने कही ऐश्वर्या जी कुक की, मुझे लगता है कि कई बार पत्रकार कुछ चैनल खासकर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मौका मिले तो हिंदुत्व को या अपनी संस्कृति को कैसे हम नीलाम कर सके, कैसे हम उंगलियां उठा सके, इसका बहाना ढूंढते, मजाक बना के रख दिया। जरा बताइए, कुंभ कब हुआ? कुंभ अप्रैल में हुआ। अप्रैल में कुंभ होता है। अप्रैल से पहले हम सब जानते हैं कि मुंबई में कोरोना कैसे फैल रहा था, क्या हमने फैलाया? कुंभ से फैला। उससे पहले पंजाब में रिपोर्ट आ रही थी, दिल्ली से रिपोर्ट आ रही थी, लगातार वो फैला, क्या हमने फैलाया? हमने कंपल्शन किया। हमारे साधु संतों को हमें धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे, माननीय मोदी जी के आग्रह पे उन्होंने कहा कि हम इसे यही समाप्ति की घोषणा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे पहले सब फैल चुका था। लेकिन उसका कई बार आदमियों को लगता है वो साधु संत जिनका पूरा जीवन जिन्होंने अपने धर्म और आस्था में दे दिया, उन्हें समझाना आसान नहीं होता। तभी सरकारों ने उन्हें समझाने का काम किया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहूंगा कि हमारे यहाँ से हमने किसी भी आदमी को बिना टेस्ट के, RT-PCR टेस्ट के बिना अलाउ नहीं किया। हमने बड़ी ईमानदारी के साथ, लेकिन एक साजिश चल रही है, बार बार तबलीग जमात वर्सेस कुंभ कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि कुंभ स्प्रेडर है और कुंभ की वजह से सारी जगह फैला। ऐसा मत कीजिए। शादाब जी, ऐसा इसलिए क्योंकि तस्वीरें छिपती नहीं हैं। कुंभ में कितनी बड़ी संख्या में लोग नहाए, सोशल डिस्टेंसिंग के क्या हालात रहे, वो तस्वीरें तो साफ साफ सबने देखी ना। कौन सी तस्वीरें? कुंभ में कुंभ हुआ भी नहीं। 1 अप्रैल से पहले महाराष्ट्र में हमने पहुंचाया क्या कुंभ को? कुंभ ने पहुंचाया क्या महाराष्ट्र में कोरोना को? क्या दिल्ली में कब से हम सब लोग देख रहे थे? ठीक है शादाब जी, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का है, सवाल महाराष्ट्र और उत्तराखंड का नहीं, सवाल ये कि अगर सावधानियां रखी गई होती तो शायद ना हमसे वहां संक्रमण पहुंचता, ना वहां से हमारे पास संक्रमण पहुंचता। सीमाएं सील करना उस वक्त एक बड़ी जरूरत थी हमारे लिए। कौन लेके आया? कौन लेके आया? ये जो गड़बड़। शादाब जी, यहाँ पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप हिंदू मुस्लिम के अलावा आप लोगों की राजनीति शादाब जी, यहाँ पर सवाल ये है कि वो सरकार जिसे हम चुनते हैं, वो सरकार अगर उस वक्त विवेकपूर्ण तरीके से काम करती, थोड़ी दूरदृष्टि रखती, तो शायद ये पूर्ण लॉकडाउन वाली सिचुएशन हम नहीं देख रहे होते, जो कि 25 मई तक लगा हुआ है उत्तराखंड में। लगातार कौन हरकत कर रहा है? कौन सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चला रहा है? दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे लोग चलती है, आप लोग अरे मान जाओ, ये गंदगी से बाज आ जाओ। मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में जो तुमने दिल्ली का नाच किया, उत्तराखंड को नाच मत करो इस गंदगी पे। करने के अलावा बीजेपी के प्रवक्ताओं को कुछ नहीं आता। अरे एक बात बताओ ना, ये दिल्ली में मैंने क्या शुरू, आप लोगों ने क्या, ये गंदगी क्यों मचाते हो? ठीक है शादाब जी, आपको और उमा जी, आपको रोकना चाहूंगी। करते हैं बेवजह से। वैक्सीनेशन होना चाहिए। कुंभ का प्रश्न मैंने पूछा क्या? जरूरत क्या थी? आप ये बताइए। आप ठीक है शादाब जी, आपको भी रोकना चाहूंगी, उमा जी आपको भी रोकना चाहूंगी। शादाब जी आपको बता दूं, शादाब जी आपको भी बता दूं, त्रिवेंद्र सिंह की तरफ से भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद ही सीएम का बदला हुआ चेहरा हमने देखा। बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है शादाब जी, पक्ष विपक्ष नहीं, उमा जी पक्ष विपक्ष नहीं। ठीक है शादाब जी वक्त बहुत कम है। शादाब जी वक्त बहुत कम है।
जाएगा। ठीक है शादाब जी, वक्त बहुत कम है। थापा जी मैं आपके पास आऊंगी अपने आखिरी प्रश्न के साथ। क्या हम इस बात के लिए अब इंतजार करें कि सरकार इन सारे जो इस वक्त वैक्सीनेशन की बात हो रही है, जैसे कुंभ की बात हो रही है, उसे लेकर के कुछ हद तक निर्णय लेगी, कुछ हद तक सुधार होगा, और अब जो थर्ड वेव आने की तैयारी है उसके लिए हम कुछ हद तक बेहतर तरीके से तैयार होंगे? ऐश्वर्या जी, मैं इतना आप लोगों से जरूर अनुरोध करूंगा, इस तरह की बातों को, इस तरह के प्रश्नों को संत समाज को, उत्तराखंड सरकार को, हमारे लोगों को बदनाम करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैंने बड़ी विनम्रता से मैं इस बात को कह रहा हूं। कुछ लोग, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के एक एजेंडा सेट कर रहे हैं जिससे बार बार इस तरह की हरकतें सामने आए। अरे भाई आप तो ऐसा लग रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है शादाब जी, आऊंगी दोबारा आपके पास आऊंगी। शादाब जी वक्त बहुत कम है। शादाब जी वक्त बहुत कम है। शादाब जी वक्त बहुत कम है। मेधा जी आपके पास, मेधा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मेधा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? गंदगी मत मेधा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको दो बातों को इसलिए कह रहा हूं, पहले आराम से। मेधा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? मेधा जी अब हम क्या उम्मीद करें सरकार से कि जो थर्ड वेव आएगी, क्या हम उसके लिए अब तैयार हैं? हम तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा करते हैं, लेकिन अब इस चीज पे बात आ गई है कि जब पहली वेव आई थी तो सरकार ने कहा था हम बिल्कुल ही इसके लिए अननोन थे। जब दूसरी वेव आई तो कहा ये इतने प्रेशर के साथ आएगी, हमें इसका अंदाजा नहीं था। क्या अब हम तीसरे के लिए तैयारी करें पुरजोर तरीके से? जी ने भी आज मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा है जहां दिक्कतें हैं वहीं उसका इलाज होगा। अब ट्रैवलिंग भी बंद करेंगे, ये नहीं होगा कि पहाड़ बाहर से। ठीक है शादाब जी ये प्रश्न मेरा मेधा जी से था। शादाब जी ये प्रश्न मेरा मेधा जी से था। देखिए ये बात सच है, दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे और सरकार को इनपुट भी दिया जाएगा ठीक करने के लिए, और कुछ गलत होगा तो हम उनको बोलेंगे कि आप ये चीज सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और अगर हमें खासकर उत्तराखंड के और जगह भी जो पहाड़ों की, अगर हमको पहाड़ों को बचाना है जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही लचर हैं, तो हमें नेपाली मजदूरों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था वैसे ही रुकी हुई है, और ये लोग नेपाली मजदूर पहाड़ी इलाकों की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी के तौर पर हम इनको देख सकते हैं। एंड माइल कनेक्टिविटी जो है वो इनके बिना संभव ही नहीं है। यहाँ पे घर दूर दूर होते हैं, रोडें हर घर तक नहीं जाती। छोटी सी अगर 10, 15, 20 किलो का सामान भी है तो नजदीकी रोड से घर लाने के लिए आपको एक नेपाली मजदूर चाहिए। इसलिए नेपाली मजदूरों का टीकाकरण बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है, जो अभी तो सेकंड वेव पता नहीं कब तक चलेगी। हम सब आशा करते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन तीसरी वेव से पहले ये हो जाना चाहिए। भले आप नेपाल की सरकार के साथ समझौता करें या यहाँ पर एनजीओज के साथ आप कोलैबोरेट करें, तो जो भी आपको करना है, लेकिन ये बहुत जल्दी वॉर फुटिंग में हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग तो अपने घर के अंदर हैं, लेकिन मजदूरी का काम वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है। और वो लोग जिस तरीके से रहते हैं कि एक छोटे से कमरे में 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, तो उनका आपस में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उनका भारतीयों के साथ संपर्क बहुत ज्यादा है। तो इन 2 मुद्दों की वजह से आपको उन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा पहाड़ों के लिए। बिल्कुल ये स्थितियां अब ऐसी बन चुकी हैं कि अगर तुरंत इस चीज पर रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो शायद संक्रमण कम्युनिटी स्टेज पर भी एक बड़ी तादाद में फैलेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मेधा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। उमा जी, शादाब जी आपका भी शुक्रिया। पीएस थापा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही, और अपनी इस चर्चा से मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन इस संदेश के साथ कि सुरक्षित रहें, कोरोना को लेकर के सावधान रहें, वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि इस सेकेंड वेव से पार पाना हम सब की जिम्मेदारी है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।